हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। तो जिसमें हम कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है, कोशिका चक्र पढ़ लिया है। आज हम नए टॉपिक के स्टार्ट करेंगे, कोशिका चक्र की प्रवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रारूपी यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें कि जो केंद्रक होता है वो झिल्ली आवध होता है, ठीक है। इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका हम उसे कहते हैं। तो क्या है, एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। जो मनुष्य की प्रारूपिक कोशिका होती है, यानी जो हमारी कोशिका होती है, वो हर 24 घंटे में विभाजित होती है, ठीक है। जिसमें से 95% का टाइम उसकी तैयारी में लगता है और 1% का टाइम जो होता है, 5% का टाइम जो होता है वो विभाजन में लेती है, ठीक है। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि जीवन की एक जीव से दूसरे जीव में एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। कोशिका विभाजन जो होता है वो हर जीव में अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मानव में 24 घंटे में विभाजित करती है। अब हम दूसरा एग्जांपल ले तो ईस्ट में क्या होती है, कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। कोशिका चक्र की दो मूल प्रवस्थाएं होती हैं। पहली होती है अंतरावस्था यानी इंटरफेज, सेकंड है एम प्रवस्था यानी सूत्री विभाजन, माइटोसिस फेज। ये है डायग्राम कोशिका चक्र का चित्रात्मक दृश्य, जो एक कोशिका को दो कोशिकाओं के बनाने को इंगित करता है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे ये जीवन दिया गया है, इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी करती है, ठीक है। ये एस फेज है, इसमें क्या करती है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। फिर ये G2 है, तो ये क्या करती है, कोशिका यहाँ पर भी कोशिका में प्रोटीन का बनता है, ठीक है। जैसे हिस्टोन प्रोटीन हो गया, उनका निर्माण होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। फिर है आपकी एम फेज में क्या होती है, कोशिका सूत्री विभाजन करती है, ठीक है। तो ये है एम फेज सूत्री विभाजन, जिसमें 4 अवस्थाएं आती है, पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, पश्चावस्था और अंतरावस्था। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है। ये केंद्रक विभाजन की अवस्था है, इनमें यहाँ पे केंद्रक का विभाजन होता है। फिर आती है आपकी कोशिका द्रव्य का विभाजन। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो कोशिका दो कोशिका में बढ़ जाती है और विभाजन कंप्लीट हो जाता है। यदि कोई कोशिका विभाजन ना कर रही हो तो वो जीवन से निकलकर जीरो में चली जाती है, तो जिसे हम शांत प्रवस्था कहते हैं। सूत्री विभाजन एम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन होता है। एम अवस्था कौन सी व्यवस्था होती है, जिसमें कोशिका विभाजन एक्चुअल में होता है, ठीक है, जिसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। अब अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रवस्थाओं के बीच की प्रवस्था को व्यक्त करती है। एम प्रवस्था दो क्रमिक जो प्रवस्था होती है उसे अंतरावस्था दो एम क्रमिक अवस्था के बीच की अवस्था होती है, ठीक है। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिकाओं के औसतन अवधि कितनी होती है, 24 घंटे की। कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है, ठीक है। जो 24 घंटे होते हैं मानव की कोशिका का डिवीजन का जो समय होता है 24 घंटा, उसमें से 95% वो विभाजन की तैयारी में लगाती है, ठीक है। लगभग 1 घंटे में वो उसका विभाजन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें कि कोशिका चक्र की कुल अवधि कितनी होती है, 95%, यानी कि 23 घंटे ये कोशिका की विभाजन की तैयारी में ही अपना समय व्यतीत करती है, ठीक है। और यह अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है, ठीक है। अंतरावस्था में को हम विश्राम अवस्था भी कहते हैं, लेकिन विश्राम अवस्था ये वाकई में नहीं होती है, इसे हम विभाजन की तैयारी में लगा समय कहते हैं, ठीक है। एम प्रवस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस से होता है, जहाँ पे केंद्रक का विभाजन होता है कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण यानी सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है। ये क्या है, संतति गुणसूत्र, जो संतानों में जो गुणसूत्र होता है उसका पृथक्करण समसूत्री के
विभाजन के समतुल्य होता है, ठीक है। और इसका अंतः कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन के साथ होता है। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। विश्राम अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोशिका का क्या नहीं होता, विभाजन कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे विभाजन की सिर्फ तैयारी होती है, इसलिए इसे हम अंतरावस्था को विश्राम अवस्था भी कह सकते हैं। यह है प्रावस्था जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि एवं डीएनए का प्रतिकृतिकरण दोनों होता है, ठीक है। अंतरावस्था में क्या होता है, कोशिका का विभाजन की तैयारी होती है और ये कोशिका की वृद्धि लगातार होती रहती है, ठीक है, बस डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतरावस्था को हमने 3 प्रमुख अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो पहला है आपकी पश्चसूत्री अवस्था यानी जीवन फेज, संश्लेषी प्रावस्था जिसे हम एस फेज कहते हैं जिसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, और पूर्व सूत्री विभाजन अंतरावस्था जिसे हम G2 फेज कहते हैं। पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था यानी जी फेज, तो सूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच के अंतराल को प्रदर्शित करता है। जीवन पॉइंट क्या होता है, ये होता है जो सूत्री विभाजन जहाँ पे विभाजन होता है उससे पहले की अवस्था है, तो इसलिए हम इसे पश्चसूत्री अंतरकाल अवस्था कहते हैं। और जीवन प्रावस्था में कोशिका क्या होती है, उपापचय रूप से तो वो सक्रिय होती है और लगातार वृद्धि भी करती है, परंतु इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, ठीक है। जीवन फेज में ये सारे उपापचय क्रियाएं चलती रहती हैं और कोशिका में लगातार वृद्धि भी होती रहती है, परंतु इसमें सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, इसलिए ये पश्चसूत्री अंतरकाल अवस्था कहलाती है। और एस फेज जो होता है उसमें क्या होता है, ये संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। जो एस अवस्था होती है उसे हम संश्लेषणीय अवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए के प्रोटीन का रेप्लिकेशन होता है यानी हिस्टोन प्रोटीन का रेप्लिकेशन होता है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, ठीक है। एस अवस्था में डीएनए की मात्रा जो होती है वो दुगनी हो जाती है और डीएनए की जो प्रारंभिक मात्रा 2C से चिन्हित की जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाती है, ठीक है। डीएनए की संख्या में बदलाव नहीं होता, डीएनए की मात्रा में बदलाव होता है, ठीक है, मात्रा दुगनी हो जाती है। डीएनए की जो मात्रा होती है वो 2C से बढ़कर 4C हो जाती है। अब यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि नहीं होती, सिर्फ मात्रा जो है वो 2C से बढ़ के 4C हो जाती है। यदि जीवन प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है यानी कि 2N गुणसूत्र हैं तो एस प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहने वाली है। अब जीवन प्रावस्था में जैसे गुणसूत्र की संख्या हमने 2N ले ली, तो जो एस प्रावस्था है जिसमें गुणसूत्र का रेप्लिकेशन होता है तो उसके बाद भी जो गुणसूत्र की मात्रा है वो 2N ही रहेगी, ठीक है, संख्या जो है वो 2N ही रहेगी, लेकिन जो मात्रा होगी उसकी वो दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो जीवन अवस्था में थी अर्थात 2N ही रहेगी। प्राणी कोशिका में एस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एस प्रावस्था के दौरान क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में तारक केंद्र का भी डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तारक केंद्र का डुप्लीकेशन होगा तो वो अलग अलग केंद्रों पे जाके तारक का निर्माण करेंगे, ठीक है, जिससे कि एक तारक संकुल बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, कोशिका वृद्धि के साथ जैसे कोशिका धीरे धीरे वृद्धि करती है तो सूत्री विभाजन में G2 प्रावस्था के प्रोटीन का निर्माण होता है। G2 प्रावस्था क्या होती है, जो सूत्री विभाजन के जो प्रोटीन होते हैं जो कि जीवन में बने थे वो एस प्रावस्था में खत्म हो जाते हैं, फिर जो G2 प्रावस्था होती है उसे भी अपने प्रोटीन का निर्माण करना रहता है, ठीक है। फिर आते हैं कि प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिका विभाजित नहीं होती, जैसे कि हृदय की कोशिका, और अनेक दूसरी कोशिका यदा कदा विभाजित होती हैं, जैसे कि जिन कोशिकाओं में ज़्यादा विभाजन नहीं होता, जैसे हमारी हार्ट की सेल्स होती है इसमें ज़्यादा विभाजन नहीं होता, हमारे ब्रेन की सेल्स होती है जिसमें विभाजन होता ही नहीं है, और कुछ कोशिकाएं हैं जिनमें कभी कभी विभाजन होता है। कभी कभी विभाजन जैसे त्वचा की कोशिका में चोट लगने पर ही विभाजन होता है, उसमें
जो हीलिंग की जो प्रोसेस होती है वो विभाजन के थ्रू होती है। वो कब होती है? जब हमें चोट लगती है तब। तो ऐसी कोशिकाओं का क्या होता है, ऐसा तब होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिका को बदलने की आवश्यकता हो। जैसे हमें चोट लगी है तो उसे हील करने की आवश्यकता है, ठीक है, उसे घाव को भरने की आवश्यकता है। तो वहाँ पे क्या होगा? विभाजन कंडीशनल होगा कि हाँ अभी विभाजन की ज़रूरत है तो विभाजन होगा। तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं? ये कोशिकाएं जीवन अवस्था में G0 अवस्था में चली जाती हैं जब इन्हें विभाजन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं, क्योंकि इन्हें विभाजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब इन्हें विभाजन की आवश्यकता पड़ती है तो ये जीवन से G0 अवस्था से निष्क्रिय अवस्था से निकलकर जीवन अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे कोशिका चक्र की शांत अवस्था या G0 अवस्था कहते हैं, ठीक है। अब इस अवस्था की कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती हैं, लेकिन यह विभाजित नहीं होती। तो जो शांत अवस्था जिसे हम कहते हैं G0 अवस्था, जिनमें कंडीशनल विभाजन होता है, तो वो उपापचय रूप से तो सक्रिय होती हैं, वो सारी प्रोसेस चलती है, उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन सारी चलती हैं, लेकिन ये विभाजन नहीं करती। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता के अनुसार होता है, कंडीशनल होता है, ठीक है। जैसे चोट लगी है तो विभाजन की आवश्यकता है। फिर प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिका में ही दिखाई देता है, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे हैप्लॉइड अगुणित कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, जैसे कि नर मधुमक्खी, ठीक है। क्या होता है? प्राणियों में जो विभाजन होता है वो सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिका में होता है, ठीक है। लेकिन इसके अपवाद में जो नर मधुमक्खी होती है वो हैप्लॉइड होती है, ठीक है। नर मधुमक्खी हैप्लॉइड होती है, जो कि जनन से उत्पन्न नहीं होती है, राइट। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है, ठीक है। तो पादपों में पीढ़ी एकांतरण के उदाहरणों को याद करते हुए पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें जिनमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन पड़ता है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट कीजिए। थैंक यू।